नमस्कार। भारत की संस्कृति और भारत की शिक्षा दुनिया भर में आज ही से नहीं, हजारों सालों से बहुत विख्यात है। आज हम आलोक जी से कुछ ऐसी पुरानी यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करेंगे जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को भी मात दे गई। तो नमस्ते आलोक जी। नमस्कार। बहुत अच्छा आपने आज विषय उठाया। देखिए, क्या है कि जो भारतीय संस्कृति है वो बड़ी पुरानी संस्कृति है और इसीलिए इसको सनातन कहा जाए, जो सदैव रहने वाली है। जी। हमारे यहाँ काल की गणना की गई और सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो इस समय कलयुग चल रहा है। जी। बहुत सूक्ष्म गणनाएं की गई हमारे यहाँ। आप ये देखिए कि हनुमान चालीसा है, उसमें ये बताया गया कि पृथ्वी से सूरज की कितनी दूरी है। जी। हमारे यहाँ ये बताया गया कि जो जगत है ये गतिशील है, सदा चल रहा है। इसी तरीके से हमारा बताया गया कि भूगोल मतलब पृथ्वी गोल है, जबकि पाश्चात्य देशों में इसको चपटी मानते थे। जी। फिर आप जितनी हमारी पूजा है उसमें देखिए कि जो सूर्य को केंद्र माना गया है, बिल्कुल नवग्रह इनको भी माना गया है नवग्रह। फिर तो ये सब जो चीजें हैं इस बात को इंगित करती हैं कि हमारी ये जो संस्कृति है बहुत पुरानी। जी। और कोई भी संस्कृति पुरानी हो और चल रही हो तो इसका कारण होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। भारतवर्ष में जो शिक्षण का कार्य था वो अधिकतर मंदिरों में होता था। जी। देखिए, ब्राह्मण क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म का मतलब ये है कि जो भी इस पूरे ब्रह्म में, ब्रह्मांड में फैली हुई चीज है जी, उसको जानने वाला है। तो जब हम इसको किसी धर्म से जोड़ देते हैं बड़ी गलती है। ये ब्रह्मांड ही है। कोई भारतवर्ष को आपने सनातन धर्म को हिंदू माने, हिंदू एक जीवन जीने के ढंग है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। जी। तो इन सब चीजों को अगर देखें तो हमारे जो साउथ के जितने मंदिर थे, नॉर्थ के जो मंदिर थे, ये अपने आप में शिक्षा के केंद्र थे। जी। और यहाँ पर जितने लोग थे वो शिक्षाएं, और ये अधिकतर शिक्षाएं जो होती थी ये हमारे यहाँ याद करने की, मतलब श्रुति। जी। तो उस तरीके की सब शिक्षाएं थी। तो इसी श्रेणी में जो हमारा एक इतिहास में, क्योंकि बहुत सारी चीजें इतिहास में हमारे अगर देखा जाए तो ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है। जी। बहुत सारे और वेद हैं। तो ये सब शिक्षाओं के संग्रह हैं, जहाँ पर कि ग्रहों की जानकारी, ज्योतिष शास्त्र जो कि पूरा ग्रहों पर आधारित है वो है, केमिकल्स के बारे में। जी। और जितनी भी आधुनिक शिक्षाएं हैं वो सब उसमें दी हुई। जो रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इतने वेद हैं, उपवेद हैं और जितने उपनिषद हैं, ये सब बहुत हाई लेवल की शिक्षाएं हैं। इसमें ग्रहों की गणना ये एब्सोल्यूट जब तक मैथमेटिक नहीं आती हो तो नहीं हो सकती। फिर आप ये देखिए कि लोहा, सोना, कांस्य, जी, इन सब का उल्लेख है। बिल्कुल, ये सब चीजें तभी हो सकती हैं जबकि आपके पास केमिकल नॉलेज हो। जी। बहुत प्रकार के पॉइजन का उल्लेख है, अमृत का उल्लेख है। तो ये सब चीजें तब हो सकती है। फिर आयुर्वेद देखिए, तो ये सब चीजें थी। एक्चुअली जब 1876 में लॉर्ड मैकाले ने इंग्लैंड में भाषण दिया तो अपने पार्लियामेंट में उसने यही कहा कि हम पूरा भारतवर्ष घूमे और हमने पाया कि कोई भी भीख नहीं मांग रहा है। जो भारतीय हैं उनको बड़ा गर्व है अपनी संस्कृति पर और व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो हमको अगर उनको गुलाम बनाना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अब उस गुलाम बनाने के लिए ही उन्होंने हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर धीरे धीरे कुठाराघात किया। हम लोगों के आपस में जो भाईचारा था उसको खत्म कर दिया। ये जो बहुत सारी जो पद्धतियां थी हमारे यहाँ, ऐसा नहीं था। अगर देखे कि व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ व्यवस्थाएं थी, किसी व्यवस्था में आप धीरे धीरे उसको खत्म करते जाइए। तो हुआ ये कि हम लोगों को पहले तो ब्रिटिश के समय बहुत सारी चीजें हुई, तत्पश्चात अगर देखा जाए जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने कहा आधुनिक भारत का निर्माण करेंगे। तो आधुनिक भारत के निर्माण के लिए भी हम अपनी जड़ों से हट गए। तो ये सब बातें हुई। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखो तो भारत में अगर जो पुरानी शिक्षण गुरुकुल की परंपरा थी वो तो अलग हो गई। जी। वो जब 600 BC के आसपास जब जैनिज्म आया, बुद्धिज्म आया जी, तो
उस समय जो बताया गया कि लगभग 100 से भी ज्यादा प्रकार की पद्धतियां चल रही थी और बुद्ध भगवान ने उन सब जगह गए तब ज्ञान प्राप्त किया। अब आप देखिए कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी है, जिसको कि अभी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है, तो ये इतना बड़ा शिक्षण का केंद्र था जो हमारा गोल्डन एज कहलाता है, गुप्त काल जी। ये 400 ईस्वी के आसपास की बात है। तो उस समय ये इतनी मतलब जो चाइनीज यहाँ पर आए स्कॉलर्स, उन्होंने बहुत उल्लेख किया इसके बारे में। फिर 11वीं शताब्दी के आसपास जो खिलजी आए, बख्तियार खिलजी, उसने इसको तहस नहस कर दिया। क्योंकि जो देखा जाए, जो अयोग्य लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनको पढ़ाई से बड़ा डर लगता है जी। और कहा तो यह जाता है कि जो खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो नालंदा का कोई वैद्य था, उसने उसकी कुरान में कुछ दवा लगा दी और उससे वो ठीक हो गया। तो ग्रेटिट्यूड की बजाय उसने वो नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी जी। और इतनी किताबें थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी 6 साल तक जलती रही जी। अब उस समय देखिए कि वहाँ पर ग्रहों के बारे में बात होती थी, बुद्धिज्म के बारे में बात होती थी, फिलॉसफी के बारे में बात होती थी जी। कौन सी ऐसी शिक्षा नहीं है जिसके बारे में वहाँ बात नहीं होती थी। बिल्कुल। तो हमारी ऐसी वहाँ पर उस समय आप देखिए कि 10,000 स्टूडेंट थे और 2,000 के आसपास टीचर थे। तो पूरा आप ratio विश्वविद्यालय था। हाँ, आप रेशियो देखिए जी 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 कि मतलब 2,000 टीचर और 10,000 स्टूडेंट, जी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जबकि जब आप एक क्लास में आप देखिए 100 बच्चे हो रहे हैं, बिल्कुल। तो शिक्षा की क्या मतलब रहेगा। तो पहली चीज तो जो शिक्षा है वो ज्ञान अर्जन के लिए है, जबकि हमारे यहाँ जो शिक्षा का इस समय स्वरूप है वो अधिकतर रटने का है कि बिल्कुल। आपको जो किताबों में दे दिया गया है उसको ही आप अगर पढ़ लीजिए तो आपकी फर्स्ट क्लास भी आ जाएगी, आप टॉप भी कर लोगे। बिल्कुल। तो ये एक स्वरूप था जिसमें कि सहना भवत, साथ साथ बैठ के हम सीखेंगे जी। साथ साथ बैठ के पढ़ेंगे और साथ साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, ये एक अवधारणा थी जी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी अपने आप में एक गौरव था भारतवर्ष का। और 2024 में इसका जब पुनरुत्थान हुआ तो ये भविष्य में मुझे लगता है ऑक्सफोर्ड वगैरह को भी पीछे छोड़ देगा। और कहते हैं कि आर्यभट्ट और नागार्जुन भी मतलब उसके देखिए विद्यार्थी। आर्यभट्ट को अब देखिए, अब यही देखिए, जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये कहा कि जो जीरो है इसको आर्यभट्ट ने दिया जी। जबकि हमारे जो ग्रंथ हैं, महाभारत है, उसमें सहस्त्र या 100 जी। 1000, तो जब 1000 की कोई बात हो रही है या सैकड़े की बात हो रही है तो बगैर जीरो के हो सकता है? आप बताइए। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता है तो आप इसको समझिए कि ये भी इनकी सोची समझी रणनीति थी। इन्होंने हमारे, क्योंकि अभी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग खड़े होकर बोले कि जो रामायण है वो परिकल्पना है, जी। इट इज नॉट ट्रू, जी। राम पैदा ही नहीं हुए। तो इस तरीके की जो अवधारणा है ये आधुनिकता की एक सोची समझी रणनीति थी जिससे कि हमको डिस्काउंटेड किया जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि अब हम अपने आप को रिसर्जेंट इंडिया कहते हैं जी। इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस समय 2014 में मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि ये नेशनलिज्म की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है और भारत का दोबारा से आप देखिए स्वतंत्रता मिली है भारत को दोबारा से। जी। चलिए आलोक जी, इस बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।